हेलो नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। और आज का हमारा व्लॉग या पॉडकास्ट जो है ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होगा कि फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस और बाकी एंटरप्रेन्योरल फाइनेंस भी क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम एक किताब है बड़ी मशहूर ज़माना, साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हुसल। उसके ऊपर उसके हम एनालिसिस करेंगे, किताब के एनालिसिस नहीं लेकिन किताब के की टेक अवेज पर बात करेंगे। और इस ज़िमन में तौसीफ जो है वो हमसे सवाल पूछेंगे जो एक लेमैन के सवाल हो सकते हैं। और ये एक कोनंड्रम ही रहा है, ये एक इंतहाई मुश्किल चीज़ रही है ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कि जिनको प्रॉपरली इसके बारे में एजुकेट नहीं किया जाता, ख़ास तौर पर ऐसे भाई बहनें या हमारे फेलो कंट्रीमैन जो साउथ ईस्ट एशिया से हैं, उनकी नॉर्मल नहीं होती एजुकेशन पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। तो और इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग का क्या बिहेवियर होता है इसके बारे में हम कुछ जनरल बातें करेंगे और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी देंगे। तो इस मामले में मैं तौसीफ को माइक देता हूँ। थैंक यू। अच्छा, चलो, ये तो आप एक बुक के रेफरेंस से हम सारा हमारा डिस्कशन होगी अभी। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं एक लेमैन की तरह क्वेश्चन करूंगा आपसे, कि जो एक नॉर्मल इंसान के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जी। तो हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि एक इंसान, फर्ज करें मैं एक जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी 9 to 5 एक जॉब है। तो उस जॉब में रहते हुए मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, या मुझे क्या क्या करना चाहिए टू मेक सम पैसिव इनकम। पैसिव इनकम है या इन्वेस्टमेंट है, या उसको कह लें इन अदर वर्ड्स टू मेक मनी, मोर मनी। ठीक है, तो हम इसी के इर्द गिर्द ही रहेंगे। तो इसमें ये जो आपने उस बुक में पढ़ा है, तो वो नॉलेज हमसे शेयर करें। लेकिन एक जो इन जनरल एक इंसान के जो सवालात आते हैं कि मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी पड़ी है सेविंग में मेरी, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज क्या है कि जो मुझे कुछ रिटर्न भी दे। ठीक है, आपने एक सिनेरियो बेस्ड सवाल किया लेकिन ये जो बेस ये बुक है ये आपकी पूरी जिंदगी के मुतालिक है, तो हम सिनेरियो को बीच में से नहीं पिक कर सकते। हम शुरू से शुरू करते हैं। हम लोगों की बदकिस्मती ये होती है कि ये जो बुक पहले ही इस चीज़ के पहले तो डिस्क्लेमर है कि हमको फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, हम जो भी बात करेंगे वो बुक के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। और जो उस बुक में बताया गया हम स्ट्रिक्टली उसी की बात करेंगे, हम अपनी जजमेंट नहीं पास करेंगे। और अपनी जजमेंट या हमारे ज़ाती जो एक्सपीरियंसेस जो ओपिनियन है वो भी हम शेयर कर देंगे, बट वो ये प्रोफेशनल एडवाइस के तौर पर इसको ना लिया जाए। लेकिन वो जो बुक है उसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं और कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस भी नहीं है, ये इतना सिंपल भी नहीं है कह सकते। अम, जो उस बुक में बात है सबसे पहले वो ये बात करते हैं कि हर बंदे का वर्ल्ड व्यू डिफरेंट होता है। और हर बंदे के पेरेंट्स ने उसको किस तरह रेज किया, ये विद इन अमेरिका या विद इन किसी भी कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, हर कंट्री के अपने नॉर्म्स हैं। और उनके पेरेंट्स को के अपने बच्चों को ब्रॉट अप करने के या पालने के अपने तरीके हैं। उनकी जियोग्राफी अपनी है, उनकी इनकम अपनी डिफरेंट होगी। विद इन वन कंट्री बहुत से आपको फ्रेगमेंटेशन मिल जाती है, यानी कि बहुत से हिस्से मिल जाएंगे। और कई लोगों ने जंग देखी हुई है, कई लोगों ने जंग नहीं देखी हुई। कई लोग जो हैं वो शुरू से ही अमीर थे, तो उनका वर्ल्ड व्यू फाइनेंस के बारे में एंटायरली डिफरेंट है, जो कि एक सरप्राइज नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। अब जिसने कभी एक पॉवर्टी देखी नहीं है या टफ टाइम नहीं देखा है फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल, तो उसको क्या पता कि टफ टाइम्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, JF कैनेडी से किसी ने पूछा कि आपका डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 के लगभग अमेरिका में, और वो इकोनॉमिकली बहुत ही बुरे हालात थे। सन 1920 से 1930 के दरमियान स्टॉक एक्सचेंज टोटल क्रैश कर गई थी और कुछ भी बिजनेस मतलब नहीं था। ग्रेट डिप्रेशन उसे कहते हैं। उस वक्त JFK जो था वो बच्चा था, यंग था काफी। तो उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ग्रेट डिप्रेशन में तो कोई भी नहीं था, क्योंकि हम मेरे अब्बू की बहुत बड़ा फर्म था। और मेरे अब्बे ने, यानी कि JF कैनेडी के अब्बू जी ने,
4-5 गार्डनर्स को सिर्फ इसलिए हायर कर लिया था कि उनको रोजी रोटी मिल जाएगी, उनको हम्म, जरूरत नहीं थी, लेकिन ही वॉज जेनरस। तो कहता है हमारे तो इतने मुलाजमीन काम करने वाले थे, तो मैं तो नहीं बता सकता कि ग्रेट डिप्रेशन में क्या था। कहता लेकिन जो हिस्ट्री बताती वो ये बताती कि वो फिर क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया था, या इलेक्ट हो गया था, सिलेक्ट नहीं हुआ था, सॉरी, सिलेक्ट चूंकि हमारे मुल्कों में होते हैं, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। तो वो उसका सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 का जो एक्सपीरियंस था, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था JF कैनेडी का, उसने उसको उसके मुकाबिल जो कि ह्यूबर्ट हम्फ्री था, उससे एक ही एज वो यही था कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 को फेस किया था, ह्यूबर्ट ने नहीं किया। तो जो बंदा वॉर से निकला है, जिनकी इकोनॉमी मुकम्मल तबाह हो गई है और उसको एक नई लाइफ मिली है, वो इकोनॉमी को किस नज़र से देखता है, और एक बंदा जिसने कभी नहीं देखा वो उसको किस नज़र से देखता है, उनका एंटायर। सो ये जो है ये एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप शुरू कब से करते हैं। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें शुरू से पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, ना हमें कुछ पता होता है। हमारा बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपने ज़्यादा कमाना है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम साउंड्स गुड, बट ऑड्स आर अगेंस्ट यू। कितने लोग जो स्टैट्स हैं या जो जो भी बातें चीज आप कर सकते हो, वो आपको कोई भी गारंटी कोई चीज नहीं दे सकती, अच्छा जितना चलो, मर्जी। पैसिव इनकम की बात बाद में करते हैं, ठीक है। आप कह रहे हो पर्सनल फाइनेंसिंग या पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है या जो पर्सनल बजटिंग होती है किसी भी शख्स की, इससे क्या मुराद है आपकी कि वो उसके पास 100 रुपए हैं तो वो 100 रुपए वो कैसे मैनेज करता है? बिल्कुल। तो आपके क्या, हाँ, ये जब आप कहते हैं कि जी शुरू से बताया जाना चाहिए, ठीक है, तो ये शुरू से किस एज से बताया जाना चाहिए? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। 5 साल की उम्र से बताना चाहिए। जब आप बच्चे को उसकी पॉकेट मनी देते हैं तब से बताना शुरू कर देना चाहिए। वॉरेन बुफे आज कितना अमीर आदमी है दुनिया का, आपको मालूम है? मेक अ गैस कि उसने कब, किस उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू की अपनी? 10 साल की उम्र से। उसने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू की। उसने टूल कौन सा यूज किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ इसी डिस्कशन के दरमियान। और वो आपको पता है कि उसकी वर्थ $80 बिलियन कब हुई? 80 बिलियन डॉलर? 80 उसने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू की। और जब उसकी $80 बिलियन उसकी वर्थ हुई, इन्वेस्टमेंट या उसका पोर्टफोलियो, वो 50 साल की उम्र के बाद हुई। और 84 उसकी 65 ईयर्स की एज के बाद उसकी $84 बिलियन उसकी वर्थ हुई। क्या ये आपको कुछ बताता नहीं? उसने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू की, और 64-65 साल की उम्र जाकर वो $84 बिलियन का वो अमीर बना, जब वो दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में शुमार हुआ था जब उसका। अब तो खैर जेफ बीजोस है। तो ये आपकी एज, आप किस सरकमस्टांसिस में आए हैं और क्या है क्या नहीं है, ये आपको शुरू से बताना चाहिए। आपकी फाइनेंसिंग एजुकेशन शुरू से शुरू होनी चाहिए। मैं आपको दो तीन इस बारे में कुछ यूट्यूब के हैं, बड़े अच्छे, उनकी फ्री यूट्यूब की वीडियोस बड़े पुराने हैं। मैं उनका नाम अभी आपको बता दूंगा। वो उनकी वीडियोस देख के वो भी यही कहते हैं कि आप शुरू से ही शुरू करें सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। सेविंग की तो बात बाद बाद में आती है। इन्वेस्टमेंट काफ़ी टूल्स हैं, और सबसे अच्छा टूल जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स को एड्रेस करना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये नहीं, ऐसा तो ऐसा भी हुआ, ऐसा तो ऐसा भी हुआ, आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें से टेक अवे क्या है, हम उन एग्जाम्पल से क्या सीखते हैं? तो इस तरह फिर हम अपनी डिस्कशन को ड्राइव करेंगे। तो जहां तक आपने सवाल किया, तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो करें। इस पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप सैलरी बेस्ड हैं तो आपके पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है। सॉरी फॉर द बैड न्यूज, कोई वर्क अराउंड नहीं है। मैं आपको एक जिम एक म्यूजिशियन था उसकी एक मिसाल देता हूँ। वो म्यूजिशियन, उसने अपनी स्टोरी बताई। क्या था, मेरी तनख्वाह थी साल की $20,000, जो कि मुश्किल से $1,800 महीने की बनती।
तो कहता 1800 में से, कहता मैं 9 to 5 करता था और मेरे पास कोई वो चांस नहीं था कि मैं कोई और काम कर सकूं। कहता लेकिन मेरी जो मेरा जो खर्चा था वो $1000 था, बाकी 800 था। तो कहता मैंने प्लान बनाया कि मैंने जो है ना वो कम से कम $12000 बचा लिया ना, तो फिर मैं फ्री हो जाऊं। कहता मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड था, तो मुझे गिग्स मिल जाती होती थी इधर उधर से, जो मैं काम करना चाहता था। एक्चुअली में जो मेरे अंदर की डिजायर थी वो मैं म्यूजिक का काम करना चाहता था। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, या मैं सिंगर बनना चाहता था। कहता मैंने एग्जैक्टली 2 साल 800 800 डॉलर करके या जैसे भी करके मैंने बचा लिए। जब मेरे $12000 बच गए ना, तो मुझे ये श्योर हो गया कि अब मैं कम से कम 1 साल तक अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ, और मेरा मेरा जॉब चली जाती है मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे पास 6 मंथ का या 1 साल का फंड आ गया है। लेकिन अब मैं कर सकता हूँ, और मुझे कहता मुझे ये श्योर भी था कि मुझे छोटी मोटी गिग्स मिल जाएंगी। तो ये एक इंटरव्यू, उससे इंटरव्यू कर रहा था, तो कहता उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी मुझे फ्रीडम मिला। फ्रीडम से बड़ी करेंसी आपके पास दुनिया में कोई नहीं। इससे बड़ी आप जो मर्जी कर लें, कि जो काम आप करना चाहते हैं वो अगर आप कर सकते हैं, इससे बड़ी फ्रीडम, इससे बड़ी करेंसी, इससे बड़ी वैल्यूएबल चीज दुनिया में आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप अमीर क्यों होना चाहते हैं? इसलिए होना चाहते हैं ताकि आपके पास टाइम हो और वो करें जो आप करना चाहते हैं। इसलिए आप अगर अमीर हो जाते हैं और आप वो नहीं करना कर सकते जो आप करना चाहते हैं, आपकी इमारत का आपको कोई फायदा नहीं। तो उसने बताया, कहता है कि फिर जो है मेरा काम शुरू हो गया, और फिर वो मल्टीप्लाई होता गया, और वो इतना बड़ा फैल गया कि वो मल्टी मिल हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, बैक इन दोज डेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड $100 मिलियन तक का उसका बन गया। तो अच्छा, मैं उसको यहाँ पे रोकूंगा आपको। हम्म, ये जो आपने इसकी म्यूजिशियन की बात की है कि अ, उसका गुजारा कितने डॉलर्स में, कितने हजार डॉलर्स में हो सकता था। अच्छा, ये कोई एक जाहिर है, ये कोई एक इकलौती एक मिसाल नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं मैंने देखा। तो इसका मतलब ये है। ये भी बात वैसे पूरी नहीं हुई, ये बस फाइनल इसके वो थे, क्योंकि अच्छा, इसमें चले की आप पूरी। की टेक अवे है। उसके बाद हम्म। शायद आप बेहतर सवाल कर सके। उसमें की टेक अवे ये था कि वो उसने कहा, उसने इंटरव्यूअर ने पूछा ना कि आपकी जिंदगी की बड़ी ब्रेक। उसने कहा मेरी जिंदगी की बड़ी ब्रेक ये थी कि जब मुझे आज़ादी मिली, कि जो मैं करना चाहता था वो मैं कर सका, और वहां से। तो इंटरव्यूअर ने पूछा, नहीं 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 नहीं, जो आपने इतनी बड़ी कंपनी बना के जो बेची, और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर आपके अकाउंट में है। कहता नहीं, मेरी जिंदगी में चेंज वो था जब मैं फ्री हुआ। उसके बाद सिर्फ बैंक बैलेंस के कैलकुलेशन नंबर्स में फर्क है। मैं अभी भी वही कर रहा हूँ जो कर, मैं इससे पहले भी वही कर रहा था जो मैं करना चाहता था। मगर मेरी जिंदगी की बिगेस्ट ब्रेक ये थी कि मुझे फ्रीडम वो मिला जो मैं करना चाहता था। अब आप हाँ, देखें, ये फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको, यानी मैं, अब जो आप बातें कर रहे हो वो बहुत से लोगों के ऊपर से भी गुजर रही होंगी। ठीक है। तो मैं इनको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ बिल्कुल। कि एक शख्स है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एक शख्स है महीने के 30,000 कमाता है। हम्म, ठीक है। अब ये दिहाड़ीदार कह लो, वो अगर 30 दिन काम करे तो 30,000 कमा लेगा, शायद थोड़े से ज्यादा कमा लेगा। 1500 के हिसाब से मेरे ख्याल 45,000 बना लेता। हम्म, सवाल, अच्छा, ये जो आपने बात की है, अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा उसके ऊपर, अच्छा। कि एक बंदा जो 45,000 कमा रहा है, साल के उसके हुए, कितने हुए साल के उसके, साल के उसके, चल फर्ज कर लें कि चार सवा 5 लाख पाँच हो गए। लाख सवा 5 लाख हो। 5 लाख हो गए। ठीक है। 5 लाख रुपए उसने कमाता है वो साल के। इसका मतलब ये है कि अब उसको पहले मैनेज ये करना है कि मेरा खर्चा कितना है महीने का। मैं कुछ महीने का सेव कर सकता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पे है डायमंड शेप, यूएमएल की, कि क्या मेरे पास कुछ बचता भी है कि नहीं, बिल्कुल। अपने बेयर मिनिमम खर्चे निकाल के। अच्छा, चलिए फर्ज करते हैं बचता है, तो उसको उतने पैसे सेव करने हैं कि जिसमें वो अपने कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल का रेनी पीरियड गुजार सके। कि इमरजेंसी फंड। अगर उसके पास नहीं है, ये बेसिकली आपकी आती है मनी मैनेजमेंट में चीज आती है ना ये, कि पर्सनल फाइनेंस। आपको, हाँ, आपको इतने पैसे चाहिए कि आप 1 साल, 1 साल लेके चलते हैं जो आपने बात की, कि 1 साल तक उसको अगर जॉब नहीं करता वो, तो उसका सिलसिला चलता रहे।
अच्छा। तो उस एक साल में वो अपने लिए वो प्लान कर सकता है या उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकता है जो उसको ज्यादा पैसे बना के देंगे। ऐसे या ही है। ज्यादा नहीं, ज्यादा पैसे बना के देना नहीं, ये क्वेश्चन नहीं या है। देखिए, नेचुरली आप, मतलब ये है कि एक नेचुरली साल में उसको ये करना है ना, उसको वो करना है जो उसका पैशन है, जिसके जो उसका पीछे। पैशन। ठीक है। जो जाहिर है एट द एंड ऑफ डे आपको चाहिए क्या? बिल्कुल। वो आमिर खान की जो मूवी थी कि वो क्या, तारिक सक्सेस जमील। के, नहीं वो दूसरी थ्री इडियट्स। सक्सेस के कई बाप होते हैं। सक्सेस के पीछे ना जाओ, एक्सीलेंस के पीछे जाओ, सक्सेस खुद ब खुद आ जाएगी। एग्जैक्टली। जैसे हम जब नए नए ग्रेजुएट हुए तो हमें ये कहा गया कि भाई तुम पैसे के पीछे ना जाओ कि सैलरी कितनी है, तुम देखो कि तुम्हें एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है वहां से, क्योंकि वंस यू आर एक्सपीरियंस तो पैसा आपका ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, हमारी जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग की फील्ड में। तो आप ही की बात को मैं जो है उसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफली सिंप्लीफाई किया है कि यार एक आम इंसान जब इस तरह की प्लानिंग कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने लिए एक साल का फंड अपना बैकअप कर साइड लोगे। पे कर दे। अच्छा। ये विवेक ओबराय जो है, काफी मशहूर एक्टर है इंडिया का। इसका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इसने ये एग्जैक्टली यही बात की जो आपने इस म्यूजिशियन की बात की, कि जब इसके पास काम नहीं था तो इसने रियल स्टेट से पैसे बनाना शुरू किए। इस वक्त वो रियल स्टेट में बहुत सक्सेसफुल है, उसको एक्टिंग की जरूरत नहीं है और दुबई में ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो उसने ये बात की कि मैंने 3 साल के जो अखराज। जितने मैं 3 साल के फाइनेंसेस मैंने रखे थे अपने पास और उनको मैंने छेड़ा नहीं। उन्हें मैंने रखा कि मेरे पास 3 साल तक भी कोई काम नहीं होगा तो मेरा गुजारा हो जाएगा। तो ये हर इंसान। इमरजेंसी फंड इसको कहते हैं आम हाँ। professional। लेकिन इसमें दो चीजें और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मेन चीज है कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा की फैक्टर है, क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यूएबल दुनिया में, जिंदगी में कोई चीज नहीं है इससे ज्यादा वैल्यूएबल। दूसरी चीज है लक और रिस्क, ये सिबलिंग्स है। इसमें लक और रिस्क का भी बहुत बड़ा काम है। अब व्हाट आर द ऑड्स ऑफ बीइंग द सन ऑफ ओबराय? ठीक है। हाँ आप ये ठीक है। देखें कि उसके पास उसका मंथली खर्चा क्या है, और क्या चीज इमरजेंसी फंड जमा होने से रोकती है, ये भी मैं एड्रेस करता हूँ। वो बड़ी कॉमन सी चीज है, वो सबको ही पता है। लक और रिस्क में मैं आपको पहले मिसाल, इस पे दोनों की मिसाल मैं बताता हूँ कि बिल गेट्स और पॉल केंटवुड होता था, ये दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया। बिल गेट्स और पॉल कैंटवुड जो था, ये लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे अमेरिका में, वाशिंगटन वाशिंगटन स्टेट में। और लेक साइड स्कूल में सिर्फ एक कंप्यूटर था, और उस वक्त कंप्यूटर जिस स्कूल में था वो लेक साइड स्कूल था सिर्फ। कोई नेवी से रिटर्न आया था, वो प्रोफेसर बना था, उसने कहा था कि कंप्यूटर होना चाहिए स्कूल में, कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं है जब तक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं आएगा। वो कोई बहुत बड़ा फॉरवर्ड थिंकर था। अब दुनिया में, पूरी दुनिया में 303 मिलियन स्टूडेंट थे उस एज में, उस एज के स्कूल गोइंग। उसमें से 18 मिलियन जो थे वो यूएस में थे। उसमें से 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट में थे, और उनमें से थोड़े से लाख से ज्यादा जो थे वो इस शहर में थे जहाँ ये था। और उसमें से कोई 17,000 जो थे या कुछ थे, वो दो कुछ जितने भी थे, हजार के करीब जो थे, वो लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। बिल गेट्स हैपन टू बी वन ऑफ them। व्हाट आर द ऑड्स? ठीक है। अच्छा, लक की बात हो रही है यहाँ। 1 in a million चांस था कि बिल गेट्स बिल्कुल। उस स्कूल में पढ़ रहा था इवेंचुअली, कि जहाँ पे कंप्यूटर था। कंप्यूटर ना होता तो उसने साफ साफ कहा था कि अगर मैं लेक साइड, बिल गेट्स की अपने इंटरव्यू में उसने कहा है कि अगर मैं लेक साइड स्कूल में ना पढ़ता और उधर कंप्यूटर ना होता, माइक्रोसॉफ्ट ना बनती। तो ये और केंटवुड बहुत स्मार्ट थे, ये इसका क्लास फेलो था। लेकिन इन्होंने फिर मिलके वो बनाया, स्कूल को एक मसला पेश आया कि जी स्केड्यूलिंग ऑफ लेक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ये कैसे की जाए। तो इन्होंने प्रोग्राम बना के दिया था, 7वीं 8वीं के 9वीं के ये थे। अब आप बताएं कि हमारे कल्चर्स में इसको कंट्रास्ट करें, 7वीं 8वीं के बच्चे को कंप्यूटर के पास जाने देते या उसको ये इनकरेज करते कि कोडिंग करो? ये बात है 1960s की।
तो सी द गैप। एनीवे, आगे चलते हैं। तो उसने साफ साफ कहा कि अगर कंप्यूटर ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट ना बनती। अच्छा, मजे की बात, वो सारा कुछ ठीक है। इनका एक तीसरा साथी होता था, पॉल एवंस। पॉल एवंस वो भी उतना ही इंटेलिजेंट और जीनियस था जितना बिल गेट्स था, या वो अ, दूसरा जो था कैंटवुड। तो वो इन तीनों का एक ट्राइका था। बिल गेट्स उसको बड़ा याद करता है, बिल गेट्स उसका बड़ा हाई अल्फाज में जिक्र करता है, कहता है कि वो अ, हम दोनों फ़ोन पे अक्सर बातें करते थे, और फ़ोन मुझे उसका, मैं इतने ज़्यादा फ़ोन पे उससे बात करता था कि मुझे आज तक उसका फ़ोन नंबर याद है। और वो बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता था, हमारी क्लास का नंबर वन स्टूडेंट वो था। और उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाने का भी सोचा था, और उन्होंने ऑलरेडी इन्विजन कर लिया था कि वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, दैट्स इट। अब हुआ ये कि सब कुछ सही जा रहा था, ये तीनों अपने प्लान पर थे। वो गया माउंटेनियरिंग करने, पॉल एवंस माउंटेनियरिंग करने गया, और वहां जाके उसकी डेथ हो गई। अब दुनिया में कितने लोग, मिलियंस ऑफ पीपल माउंटेनियरिंग करने जाते हैं। उस जगह पे जहां पे वो मरा, यूएस में, उस जगह पे टोटल साल के कोई 10 लोग मरते थे या 18 लोग मरते थे। ही वॉज वन ऑफ them. What are the odds? 1 in a million. Odds are same for both of. तो लक और रिस्क दोनों ही सिबलिंग। अगर वो जिंदा होता तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर होता। तो कहने का मतलब ये है कि लक, इसी तरह एक बहुत बड़ी किताब है, उसको, उसमें ऑथर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एक बच्चा यूएस में पैदा होता है, बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं पैदा उसने कहा होना है, राइट। एक बंदा बांग्लादेश में पैदा होता है, किस बच्चे, कौन सा बच्चा ज्यादा फॉर्चुनेट है या प्रिविलेज्ड है? जो यूएस में पैदा हुआ, ऑब्वियसली। तो इसको उसने नाम दिया ओवेरियन लॉटरी। अब इसमें कोई प्लानिंग, कोई एफर्ट, कोई मेहनत कुछ नहीं, बच्चा पैदा हुआ, हो गया, वो यूएस में है, खैर ये बंदे इसमें भी में। अब ये खैर एक इन जनरल बात की है, अदरवाइज इसमें कौन कहाँ पैदा हुआ है, इससे इसके साथ एक चीज और मैटर करती है, कौन किसके यहाँ पैदा हुआ है। एक बंदा यूएस में पैदा नहीं हुआ नहीं है, नहीं। मैं ठहर जा, मैं बताता हूँ ना, एक बंदा यूएस में पैदा हुआ है, होमलेस का बच्चा है वो, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। वर्सेस एक बंदा हम्म। बांग्लादेश में पैदा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है। हाँ, नहीं, आप फिर- एप्पल्स और ऑरेंजेस को वो करें, आप यूएस के होमलेस हाँ को बांग्लादेश के होमलेस से कंपेयर करें। हाँ, नहीं वो उस कंट्रास्ट में तो ठीक है, उस कंपैरिजन में सही है। इस तरह नहीं करना है, ये चेरी पिकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जब कंपैरिजन करें तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। अब कितने होमलेस मिलियनर्स बने यूएस में, वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी उसको कहते ही इस वजह से है कि अब जैसे यूके में वो मेयर सादिक बना है, ही इज द सन ऑफ अ बस ड्राइवर। वो कैसे, नहीं, वो क्यों? मेरे इधर काउंसिल में म्यूनिसपैलिटी में एक मैं, बल्कि म्यूनिसपैलिटी में नहीं, पिछले दिनों हमारे इलेक्शन हुआ, तो मैं जो हमारे कैंडिडेट से मैं उनकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, तो उनमें एक कैंडिडेट था जो होमलेस एक जमाने में था। वो होमलेस था, होमलेस से वो बिजनेसमैन बना, और इस वक्त वो एक अच्छी खासी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अपॉर्चुनिटी। होमलेस लोग यहाँ भी तरक्की कर जाते हैं, बल्कि एग्जैक्टली। यहीं पे तरक्की करते हैं भाई, और कहीं और होमलेस को तरक्की करते देखा नहीं। यहाँ वो पाकिस्तानी एक है जो फ्रांस में गया, वो जो कूड़ा उठाता था, ईसाई है शायद, पाकिस्तान से वो फ्रांस पता नहीं कैसे चला गया, वहां वो कूड़ा उठाता रहा, तो फिर उसके बाद उसने वो बहुत बड़ी एक कंपनी का मालिक है इस वक्त। तो ये मिसालें तो बहुत हैं यहाँ। एनीवेज, हम इस अच्छा, तरह की मिसाल की बात मूविंग करेंगे। फॉरवर्ड, अब मैं आपको फिनलैंड की, वो होमलेस या इस तरह तो नहीं है, फिनलैंड जैसे कंट्री में होमलेस लोग बहुत ही कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। ये कल्चर नहीं है यहाँ पर, ये कॉमन नहीं है ये देखना उनको। जो हमारी सान्ना मारिन थी, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, शी वाज अ कैशियर ऑन अ ग्रोसरी स्टोर, सिंपल। वो वहां से, इनका सिस्टम ऐसा है कि आप जो भी है मेहनत करेंगे तो ऊपर आएंगे। अब हमारे नाउ, इसको कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दो, हमारे मुल्कों में आ जाओ। कैशियर छोड़ें, होमलेस छोड़ें, आप किसी मिडिल क्लास के भी हैं ना, आप सवाल ही नहीं पैदा होता क्या।
चलें, वो ये चीज बाद में करेंगे। तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि भाई, अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है तो आपके पास आपकी कम से कम 1 साल की इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आगे बिल्कुल। चलें अब। अच्छा, दूसरी बात ये है, कुछ फैक्टर हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप वो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है। तो इसमें अब मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि आप कारोबार कर लें, ये करें, बिल्कुल करें। वो डू व्हाट यू हैव टू डू, जो आप करना चाहते हैं वो जरूर करें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इंसान जो है ना, इंसान, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसकी गोल पोस्ट जो है वो मूव होता रहता है। जब बच्चा होता है, ये इंसान है ना, इंसान का मसला ये है, प्रिंसिपल्स आर देयर, प्रिंसिपल स्टैटिक है। जो फाइनेंस के प्रिंसिपल वो स्टैटिक है, लेकिन इंसान का गोल पोस्ट मूव होता रहता है। तो मेक श्योर कि आपका जो गोल पोस्ट है वो भी एक जगह है। बच्चा होता है, वो बच्चा कहता है जी, अगर आप बच्चे से पूछें कि वो क्या करना चाहता है, वो कहेगा मैं ट्रैक्टर चलाना चाहता हूँ। 5 साल के बच्चे से पूछेंगे, वो पैशनेट होता है, उसे नहीं पता उसने क्या, बस उसने देखा कि यार जबरदस्त बड़े टायर, इंजन, घूम घूम ब्रुम ब्रुम, मुझे मजा आएगा, मैं ये काम करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो 10 12 साल 15 साल का होता है, उसे रियलाइज होता है नहीं ये काम मेरे लिए नहीं है, उसका गोल पोस्ट मूव हो गया, जो कि अच्छी बात है। फिर वो कहता है नहीं मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। फिर वो रियलाइज करता है कि लॉयर ठीक है। अब 1950s और आज के दौर का वर्किंग एनवायरनमेंट या कल्चर को अगर आप देखें तो ये इंतहाई बदल गया। कैसे? उस वक्त फिजिकल काम होता था, टेंजिबल काम होता था। ठीक है, आप गए 9 to 5 काम किया, आगे काम आप उधर छोड़ा, आगे घर। नाउ यू कैन गिव क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली, आप खुश थे, हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा था 1940s 50s में। जो काम आपने किया कर लिया, घर आ गए, यू फॉरगेट एवरीथिंग, आप बिल्कुल फ्रेश हैं। आज काम आपके साथ लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट की सूरत में घर भी आता है। आप नॉलेज वर्कर हैं, तो यू आर नेवर फ्री। सो ये आपकी वो जंजीरें हैं जिन्हें आप साथ लेकर आते हैं, और यू आर नेवर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। इसी तरह, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, रिच और वेल्दी में क्या फर्क दोनों में से, अच्छा, दोनों के पास पैसे हैं, है? दोनों में से एक आजाद है। अच्छा, रिच और वेल्दी में आप ये समझ, ये मैं अब इसको, इस डॉट को मैं वहां पे कनेक्ट करूंगा जहां से हमने डिस्कशन शुरू की थी। रिच वो है जो नजर आता है, उसने गाड़ी ली हुई है, उसने घर लिया, बड़ा घर लिया हुआ है, उसने कपड़े अच्छे पहने हैं, उसने मोबाइल महंगा लिया हुआ है, वो रिच, वो नजर आता है। कुछ चीजें हैं जो आप फोरकास्ट कर सकते हैं देख के कि ये कितनी वर्थ होगी, जज करने के लिए। वो लोगों को बताने के लिए करता है ये काम कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, सोसाइटी के लिए, सोशल वैलिडेशन के लिए। वो डेट लेके करता है, उसके बैंक बैलेंस कितना है, दैट्स अन, मतलब वो आप देख नहीं सकते, वो इनविजिबल, यू कैन नॉट नो अबाउट दैट। उसका कर्जे कितने हैं, यू डोंट नो अबाउट दैट। मगर वो फरारी में आया है, ठीक है, वो कैसीनो में आया है, वो फरारी में आया है। एक उसने ये लिखा कि मैं वैले पार्किंग में होता था, तो वैले पार्किंग का सबसे बड़ा फायदा ये था कि यू गेट टू ड्राइव एक्सपेंसिव व्हीकल्स। तो कहता है कि एक बंदा आता होता था फरारी में, तो कुछ अरसे बाद, वो 3 4 महीने बाद ही वो होंडा सिटी में आना, होंडा सिविक में आना शुरू हो गया। तो कहता, मैंने कहा क्या हुआ? कहता वो मेरी क्रेडिट लाइन खराब हो गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, वो कंपनी ने गाड़ी वापस ले ली। सो दिस इज हाउ पीपल लुक रिच। दे आर रिच वो हैं जो कुछ भी करके अपनी पोजेशंस को, महंगी महंगी चीजें खरीदते, अपने लाइफस्टाइल को ऊपर करते, उनके बैंक बैलेंस में कुछ नहीं। वेल्दी वो होता है जिसकी वेल्थ इनविजिबल होती है। तो और आपका इमरजेंसी फंड भी इसी वजह से नहीं बनता, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी मूव होता है, तो आपकी गोल पोस्ट मूव हो रही है, आपका लाइफस्टाइल भी मूव हो रहा है, तो जो गैप होना चाहिए आपकी सेविंग में, वो खत्म हो जाता है। सो यू आर वर्चुअली नॉट प्रोग्रेसिंग फाइनेंशियली। तो वेल्दी जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो ओवर द इयर्स बनाता है। ये कोई कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं, ये इसी तरह ही मैं आपसे पूछे कि मुझे अमीर होने का एक फार्मूला बता दे, कैन यू टेल? नो, जो 100% ठीक हो। मैं बता सकता हूँ अमीर बताएं। होने का फार्मूला। ये सोचना बंद कर दो। नहीं, हमारे पास टाइम कम रह गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो
रिच है वो नजर आता है, जो उसका ये नहीं पता होता कि उसकी बैंक बैलेंस। तो वेल्दी वो है जिसकी वेल्थ बढ़ती जा रही है और वो दिखा नहीं रहा, वो बड़ा सिंपल रहता है। जैसे रोनाल्ड रीड एक की मिसाल एक उसने किताब में शुरू में दी थी कि वो एक जेनेटर था, लेकिन वो जेनेटर कंसिस्टेंट था और वो बड़ा सिंपल रहता था। उसने $12,000 का एक अपार्टमेंट लिया था और किसी को नहीं पता था कि उसकी वर्थ क्या है। वो नॉर्मल से कपड़े पहनता था, नॉर्मल सी लाइफ जीता और काम करता था बस। लेकिन जब वो मरा तो लोगों पे उगदा ये खुला कि ही इज वर्थ $8 million, विच वाज अ ह्यूज सम। $8 million बहुत बड़ी रकम होती है। उसमें से उसने $2 million अपने स्टेप चिल्ड्रन के लिए डेडिकेट कर दिए थे और $6 million उसने चैरिटी को दे दिया था। और पता ये चला कि वो ओवर द ईयर उसने स्टॉक खरीदे हुए थे ब्लू चिप के, वो खरीद के रखता था जितने भी उसके पास बचते थे। और यूएस की बात मैं मिसाल देता हूँ, और पाकिस्तान की भी सिमिलर कई मिसालें हैं कि लोग अपना, चाहे काम करने वाली है पाकिस्तान, मोबाइल उसके पास टच और बेहतरीन हो, हम्म। खाना वो खाए ना खाए, मोबाइल उसके पास अच्छा होगा, बाइक उनके बंदों के पास बेहतरीन होगी। और ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वो काम एक करती है, खाने वाले 6 6 8 8 10 10 12 होते हैं। ये उस बंदे की बात बता रहा हूँ। काम वालियां इस वक्त लाहौर में लाख लाख रुपया कमा रही हैं, 2 से 3 घरों में काम करती हैं और वो बड़े अच्छे पैसे कमा रही हैं। तो जो फार्मूला कोई भी ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, याहू ने मार्क जकरबर्ग को 2006 में $1 बिलियन की ऑफर दी थी कि $1 बिलियन विद बी, कि आप फेसबुक हमें बेच दो। ठीक है। मार्क जकरबर्ग बड़ा जहीन सियाना सब कुछ, उसने नहीं बेची। उसने कहा मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है, मैं नहीं बेचूंगा। तो उसका फैसला वो दुरुस्त साबित हुआ। इस वक्त फेसबुक वर्थ $100 of billions। ऐसा ही है। अब उसी याहू को माइक्रोसॉफ्ट ने $6 बिलियन खरीदने की ऑफर की। सेम डिसीजन, रिमेंबर, सेम डिसीजन। याहू ने रिजेक्ट कर दी $6 बिलियन। अब सारे कहते हैं ओ बेवकूफो, ले बेच देनी थी, अब तुम्हारी क्या वैल्यू है। तो इसमें एक कारोबारी बंदे के लिए क्या मैसेज है या क्या लेसन है, आप मुझे बता दें। दोनों दोनों एक इवेंट है, सिमिलर इवेंट है, डिफरेंट आउटपुट है। सो यू कैन नॉट टेल, यू कैन नेवर टेल कि क्या होने वाला, फ्यूचर कोई नहीं बता सकता। उसकी वजह ये है कि इंसानों की ये आदत है कि वो हिस्ट्री देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। दे कैन नेवर प्रिडिक्ट फ्यूचर। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले को बता सकता था कि वर्ल्ड वॉर 1 होगी? क्या वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी? वर्ल्ड वॉर हुई थी? नो। वर्ल्ड वॉर 2 में जितने बंदे मरे, क्या उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी? नो। इसी तरह यू कैन नॉट फोरकास्ट कि आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में जो सबसे बड़ी बैटल हुई थी ना, सबसे बड़ी बैटल वो स्टालिनग्राड की हुई थी। बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है उसने। उसने कहा स्टालिनग्राड में जर्मन के एक टैंक्स का यूनिट था, उस पे 104 टैंक्स थे और बड़ी ही क्रिटिकल बैटल चल रही थी जर्मनी की और मुखालफों की। और उन 104 टैंकों में से सिर्फ 20 टैंक काम कर रहे थे। वो क्यों? क्या टैंक बनाने वालों को पता नहीं था कि टैंक सर्दी में कैसे काम करने? नहीं, ये रीजन ही नहीं थी। रीजन ये थी कि जो 80 टैंक थे या जो 80 ऑड टैंक्स थे, उनके अंदर चूहों ने घुसकर ब्रीडिंग की थी और अंदर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की तारें जो है वो खा गए थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या इस पे प्लानिंग कर सकते हैं कि जंग में चूहे आपके टैंक की तारें खा जाएंगे? यू कैन नॉट प्लान वट यू कैन नॉट एनविजन। और इसमें इस चैप्टर का उसने बड़ा खूबसूरत नाम दिया है कि द पार्ट ऑफ द प्लान इज टू प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग टू योर प्लान। कि आपको प्लान का मेन पार्ट वो है कि आप ये प्लान करें कि आपका प्लान कहाँ पे नहीं जाएगा। इसी तरह जेफ बीजोस की एक मिसाल उसने दी कि फायर साइड की कोई प्रोडक्ट थी, फायर साइड जेफ बीजोस ने लॉन्च की। टेरिबल ब्लंडर ऑफ द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, बहुत बुरी गई। और इन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेफ बीजोस बाहर आके, अमेजोन का जो बॉस है, वो माफिया मांगेगा कि सॉरी हमने जो वो किया, वो सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अपोलोजाइज करेगा हम सारे इन्वेस्टर से। लेकिन जब जेफ बीजोस सामने आया उसने कहा कि एक्सपेक्ट मोर ऑफ सिमिलर थिंग्स इवेंट्स टू हैपन फ्रॉम बायर्स। ये ना समझे कि आगे ऐसा नहीं होगा, इस तरह के बहुत से होंगे।
ये कैंसल कल्चर, ये यानी कि उसने पहले ही अपने रिस्क को अटैक किया। इसी तरह नेटफ्लिक्स का जो बॉस है रीड हेस्टिंग्स, उसके हिट पे हिट जा रहे थे शो, उसने कहा नो 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 नो, दिस इज नॉट रॉन्ग, मैं अब फर्दर बनाना ही छोड़ रहा हूँ, मुझे कैंसल ज्यादा शो चाहिए, मैं कैंसल रेट ज्यादा चाहता हूँ, कि मैं अपने प्रॉब्लम को पहले हिट करूँ। तो वो कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो इसी इसी से वो फिर अपनी मिसाल बताता है, कहता मैं तो काम ही ऐसे हेज फंड में करता था जो स्टार्टअप्स को फंड करते थे, कहता मैं आपको बताता हूँ कि सारा प्लान उनका हम देखते थे, और मेजोरिटी के, मैं कहता मैं चंद के नाम आपको लेता हूँ कि वो क्यों फेल हुए। कहता है एक एक का बिजनेस इसलिए खराब हो गया, सारा तबाह हो गया, वो जिस ऑफिस में काम करता था उसके पानी का वो सारा फट गया पाइप शैप, और सारा ऑफिस पानी में डूब। कहता है इस पे आप प्लान कर सकते हैं? जी कैनॉट प्लान। एक कहता है कि एक स्टोर था, बड़ा अच्छा चल रहा था, उसका ये हुआ कि किसी कस्टमर ने जाके अथॉरिटीज को कॉल कर दी कि अनहाइजीनिक कंडीशन है और ये बंद हो जाना चाहिए स्टोर। उन्होंने पूछा क्यों, उसने कहा क्योंकि दूसरी कस्टमर अपना कुत्ता अंदर ले आई थी, वो स्टोर बंद हो गया। कैन यू प्लान दिस? यू कैन नॉट प्लान। तो इस तरह की काफी चीजें हैं। तो जो मेन टूल है वो है कंपाउंड इन्वेस्टिंग। कंपाउंड अगर आप करते जा रहे हैं और वो डेकेड्स में काम करता है, वो एकदम कोई मतलब गेट रिच क्विक स्कीम कोई नहीं है। उस नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम वो भी बात करेंगे कि वो क्या क्या हुआ, क्या बड़ी लेकिन इंटरेस्ट। इसको एक्सप्लेन कर दें कि कंपाउंड इन्वेस्टिंग क्या चीज है। ये मैं आपने पैसे हाँ, जमा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हम्म। आपके पास कई टूल्स हैं, आपके पास बॉन्ड्स हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन चीज़ों को आप समझें कि ये क्या चीज़ें होती हैं। नहीं तो आप सिंपल कोई स्टॉक लेके रख लें, जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जो आपकी समझ में आते हैं। स्टॉक्स भी वैसे, लेकिन कुछ भी करें लॉन्ग टर्म सोचें, 20-30 साल का सोचें। आपकी आपका सरवाइव करना ज्यादा जरूरी है, ना कि आपका प्रॉफिट में रहना जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहना जरूरी है। आपकी लॉन्जेविटी मैटर करती है सबसे ज्यादा। अच्छा, स्टॉक्स के बारे में मैं बता दूं कि कुछ अगर लोगों को नहीं पता तो ये शेयर्स के बारे में शेयर्स बात होते हैं। होगी। हाँ। ठीक है तो। ये वैसे ये जो हमारी पॉडकास्ट है, ये ज़ाहिर है एक खास लेवल के ऑडियंस ही देखेंगे। तो अ, उस हिसाब से आई एक्सपेक्ट देम कि वो थोड़ा सा स्टॉक्स को तो जानते ही होंगे, एटलीस्ट इस लेवल पे। कई लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज़ हाईली रिस्की। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो डे डे ट्रेडिंग करें, और दैट कैन वाइप यू आउट फाइनेंशियली। वो ऐसा टूल है जो आपको कंप्लीटली वाइप आउट कर सकता है। चलें। तो अभी तो मेरा ख्याल टाइम टाइम खत्म हो गया। खत्म हो गया है। तो हमने दो चीजें इसमें सीखी। एक तो आप एक साल की वर्थ जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसका उसका इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, और उसको फिर हिलाएं नहीं। हाँ। उसको अपने पास रखें। उस वक्त वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ और टाइम इंतजार करना और सेविंग करनी है जो वो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर उसमें लॉस भी हो तो आपके पास ये वाले पैसे मौजूद होंगे। और आप अपनी सेविंग को ज्यादा कर सकते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल नीचे रखें। जैसे ही आप अपना हाँ, लाइफस्टाइल ऊपर करेंगे, आपकी सेविंग। ये अच्छा, ये बात बड़ी लॉजिकल है और हर बंदे को समझ आती है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने, मुझे फजूल का दिखावा नहीं करना। लेकिन समझ सबको आती है, करता कोई कोई है। मुश्किल, इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल आसान है। चलें, फिर बात फिर करते ठीक हैं। है। चलो।